हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अपील्स एंड रिविजन्स में नेक्स्ट अपील आती है हमारे पास, अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है यहाँ पर कोर्ट। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कोर्ट बोलते हैं, उसी को इनकम टैक्स लैंग्वेज में ट्रिब्यूनल बोला जाता है। तो फर्स्ट अपील थी हमारी अपील टू द कमिश्नर। उस अपील के बाद अब आपके पास नेक्स्ट अपील आती है अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले ये कहता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया कैसे जाता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन बनाता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एपेलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसमें आपके पास कुछ जुडिशियल एंड प्लस कौन से मेंबर्स होंगे, अकाउंटेंट मेंबर्स। जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स जो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सके और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ऐसे जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स को इसके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाता है। अब जुडिशियल मेंबर कौन होगा, जुडिशियल मेंबर वो होगा, देखो जुडिशियल मेंबर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अकाउंटेंट मेंबर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो जुडिशियल मेंबर वो पर्सन होगा जिसने कम से कम 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में काम किया है, या फिर इंडियन लीगल सर्विस में काम किया है, या फिर उससे इक्विवेलेंट या उससे हायर पोस्ट पर 3 साल तक काम किया है, या फिर वो 10 साल से एडवोकेसी में लगा हुआ है। तो बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन दी हैं जुडिशियल मेंबर बनने के लिए कि 10 साल से एटलीस्ट 10 साल से वो किस में लगा हुआ है, जुडिशियल ऑफिस में, या कम से कम 10 साल हो गए हैं उसको एडवोकेसी करते हुए, या 3 साल से वो इंडियन लीगल सर्विस के इक्विवेलेंट या उसके हायर पोस्ट पर काम कर रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ जुडिशियल मेंबर। अकाउंटेंट मेंबर, अब अकाउंटेंट मेंबर के लिए आपके पास क्या है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का काम करेगा तो इसमें अकाउंटेंसी वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा पर्सन जो 10 साल से अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में लगा हुआ है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और या फिर वो इंडियन इनकम टैक्स सर्विस में ग्रुप ए में पोजीशन उसने रखी हुई है एडिशनल कमिश्नर की 3 साल से। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपकी किसकी हैं, अकाउंटेंट की। तो अगर जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर किसी को बनना है तो उनको ये क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज़ पूरी करनी होंगी, जितनी जितनी सर्विस उनकी बताई गई है इन जुडिशियल ऑफिस और इन अकाउंटेंसी, वो परफॉर्म करके वो जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर बन सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इन्हीं जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स में से या फिर कुछ अलग से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स भी बनाता है एपेलेट ट्रिब्यूनल के। तो ऐसा पर्सन जो सिटिंग या रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, देखें हु इज़ सिटिंग मतलब जो करंट जज है, या फिर कोई रिटायर्ड जज हो, कहाँ का, हाई कोर्ट का। अगर कोई सिटिंग जज या रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का और जिसने 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एटलीस्ट 7 ईयर्स उसके कंप्लीशन होने चाहिए, या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे उनमें से किसी को भी वो क्या बना सकता है, एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट। एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वो पर्सन पिछले 7 साल से एटलीस्ट 7 ईयर्स से सिटिंग और रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का, या फिर वो वाइस प्रेसिडेंट हो। तो इन दोनों में से कोई भी पर्सन वो लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, एपेलेट ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट बना सकती है। वाइस प्रेसिडेंट्स कौन होंगे, उन्हीं जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स में से कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को वाइस प्रेसिडेंट्स बनाया जाता है, फिर उन वाइस प्रेसिडेंट्स में से क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इट मीन्स जो आपका एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है, एक आपके पास क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, फिर एक या एक से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद कौन होंगे, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होंगे आपके पास एंड कुछ अकाउंटेंट मेंबर्स होंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन एक परफॉर्म किया गया है यहाँ पर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। इसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अलग अलग बेंचेस में डिवाइड किया गया है, जो प्रेसिडेंट फॉर्म करता है अपने मेंबर्स के अंदर से, जो भी अभी हमने मेंबर्स बताए उन्हीं मेंबर्स में से बेंचेस का फॉर्मेशन किया जाता है जो केसेस को सॉल्व करती हैं, जो उनके पास केसेस आते हैं। बेंचेस का मतलब यहाँ पर ये है मेंबर्स का कंस्टिट्यूशन, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड अ बेंच, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बेंच।
तो बेंच क्या होता है, बेंच में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक अकाउंटेंट मेंबर होता है, 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 अकाउंटेंट मेंबर। इसका एक बेंच फॉर्म होता है जहाँ पर आपके एसएससी की असेसिंग ऑफिसर ने जो इनकम कंप्यूट की है वो आपकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ एक मेंबर ही इस केस का सॉल्यूशन कर सकता है। और उससे ज़्यादा के केसेस के लिए अलग अलग बेंचेस फॉर्म किए जाते हैं। कई बार स्पेशल बेंच भी क्रिएट किए जाते हैं जिसमें 3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल बेंचेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर आपका केस देख रहा है, आपने अपील फाइल की है, वो अगर 50 लाख से कम है, 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है, तो सिर्फ एक ही मेंबर बेंच में होता है, वो आपके केस का डिसीजन कर सकता है। उसके बाद आती हैं पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। जिस तरह से हमने पावर ऑफ कमिश्नर्स की थी, पावर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल भी वही है। इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास वो सारी पावर्स हैं जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में डिफ़ाइन की गई हैं और जो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी पावर्स एपेलेट ट्रिब्यूनल को दी जाती हैं। जिस तरह से कमिश्नर के लिए अपील फाइल करने के लिए कुछ अपीलेबल ऑर्डर्स थे कि किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो, उसी तरह से एपेलेट ट्रिब्यूनल के हैं कि कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की जा सकती है। सबसे पहले तो कि जब असेसी सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर के लिए तो वो अपील फाइल करेगा। तो कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं, वही ऑलमोस्ट पेनल्टीज़, प्रोसिक्यूशन, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स, वही सब आपको इसके अंदर मेंशन करना है। कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, उन्हीं ऑर्डर्स को आप ले सकते हो। अंडर रिपोर्टिंग है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, पेनल्टीज़ हैं, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है सर्टिफिकेट्स में। किसी भी तरह का आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डर आपको जो पास किया गया वो सही नहीं था, तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर अपील फाइल करने के लिए टाइमिंग कितना है, 60 डेज़। यहाँ पर अपील फाइल करने के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है, 60 डेज़ मिल रहा है। वहाँ प्रिंसिपल कमिश्नर जब आपको उसने वहाँ फाइल करना था तो आपको 30 डेज़ मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 60 डेज़ मिल रहे हैं कि जो कमिश्नर के थ्रू आपने डिसीजन लिया और वो आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो उस ऑर्डर के रिसीप्ट के 60 डेज़ के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। और उसी तरह की उसके अंदर क्या दी हुई है, फ़ीस दी हुई है। जैसे वहाँ फ़ीस थी उसी तरह से फ़ीस यहाँ पर है कि जहाँ पर आपकी टोटल इनकम कितनी है, अप टू 1 लाख है। 1 लाख तक की इनकम के लिए आपके पास कितनी फ़ीस है, 500 रुपीज़। 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की फ़ीस इनकम के लिए आपके पास फ़ीस कितनी है, 1500 है। और जहाँ आपकी इनकम जो असेसिंग ऑफिसर ने कंप्यूट की है वो इज़ मोर दैन 2 lakhs, तो वहाँ पर आपका जो फ़ीस होगा वो कैसा होगा, 1% ऑफ द इनकम और 10,000 विच एवर इज़ लेस। ठीक है, जितना लेस होगा उससे ज़्यादा आप उसके अंदर फ़ीस नहीं पे कर सकते। तो ये आपकी फ़ीस प्रेस्क्राइब की गई है। तो और सब्जेक्ट मैटर अगर आपका कैसा है, अपार्ट फ्रॉम इनकम है, सब्जेक्ट मैटर आपका अपार्ट फ्रॉम इनकम है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम 500 रुपीज़ फ़ीस है। उसमें कोई इनकम का लेवल आपने स्लैब चेक नहीं करनी है, जैसे हमने कमिश्नर वाले में देखा था, सेम इज़ द केस हेयर। तो इस तरह से आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के केसेस देख सकते हैं। अब कुछ ऑर्डर्स हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के। एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स कैसे देता है, यानी प्रोसेस जो हमने वहाँ किया था उसी तरह का एक प्रोसेस कह दें या ऑर्डर्स कह दें, एपेलेट ट्रिब्यूनल के केस में भी आपके पास आते हैं। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल भी क्या करता है, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग करता है और उसके बाद उसको जैसा लगता है वो वैसा उसमें डिसीजन दे सकता है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, उन पार्टीज़ की हियरिंग कर रहा है। ठीक है, और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो अपील को विद इन पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, जिस दिन अपील फाइल की गई है, जिस ईयर में अपील फाइल की गई है, उस ईयर से 4 साल के अंदर अंदर उसको अपील को डिसाइड कर सकता है। कॉस्ट जो है ट्रिब्यूनल की वो डिस्क्रिशन पर रहेगी। ऑलमोस्ट हमने कॉस्ट बता दी है, बट फिर भी कई बार डिस्क्रिशन होता है ट्रिब्यूनल का, जहाँ पर आप ये कह दें कि आपके पास हार्डशिप है, आप ये सफिशेंट कॉज है, रीजंस हैं ट्रिब्यूनल के पास बिलीव करने के कि आपके पास सफिशेंट हार्डशिप थी, सफिशेंट रीज़न था, तो उस केस में वो आपकी कॉस्ट को कम कर सकता है। तो ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिशन पर रहता है ये सब। और जो भी ऑर्डर्स आएंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से वो एसएससी को और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को भी सेंड किए जाएंगे। अगर मिस्टेक
निकलती है ट्रिब्यूनल के नोटिस में, इफ़ एनी मिस्टेक इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय द असेसी, असेसी अगर कोई मिस्टेक शो करता है ट्रिब्यूनल को, तो ही शैल बी लाइबल टू पे अ फीस ऑफ ₹50। अगर आपको ट्रिब्यूनल की कोई मिस्टेक क्लैरिफाई करनी है तो भी आपको ₹50 की फ़ीस पे करनी होगी। और अगर वो कह रहा है कि कोई पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है ट्रिब्यूनल में, तो जो ऑर्डर्स होंगे ट्रिब्यूनल के वो कैसे होंगे, फाइनल, उस पर कोई क्वेश्चन आपका अराइज नहीं हो सकता है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं आपको जो ऑर्डर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल में याद रखने हैं। नेक्स्ट इज़ अपील टू हाई कोर्ट। अब सेम केस की अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस हैं हाई कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए, या हाई कोर्ट में अपील फाइल करने पर जो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है, या प्रिंसिपल कमिश्नर है और या असेसी है, जो उस ऑर्डर से नाखुश है तो वो अपील फाइल कर सकता है। कोई भी अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में। प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर या असेसी जो एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अब इस अपील के लिए आपको कितने दिन मिलते हैं? 120 डेज़ और विच द ऑर्डर इज़ रिसीव्ड बाय हिम। जिस डेट को उसको ऑर्डर मिला उसके 120 दिन तक का आपको टाइम मिलता है अपील फाइल करने का। देखिए डेज़ तीनों में डिफरेंट हैं। कमिश्नर में आपके पास 30 डेज़ थे, एपेलेट ट्रिब्यूनल पे आपके पास 60 डेज़ थे और अपील टू हाई कोर्ट में आपके पास 120 डेज़ हैं। लेकिन हाई कोर्ट 120 डेज़ के बाद भी आपकी अपील एडमिट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए कि आपके पास कुछ सफिशेंट कॉज था कि आप किस वजह से अपील फाइल नहीं कर पाए टाइमली, तो वो 120 डेज़ से भी ज़्यादा आपको टाइम दे सकता है। अब जो अपील का मेमोरेंडम लिखा जाएगा उसमें ये बताया जाएगा कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर वो होता है कि किस पॉइंट पर अपील फाइल की जा रही है, जो अपील फाइल की गई है उसका रीज़न क्या है, जो ऑर्डर से आपको डिससेटिस्फेक्शन हुआ है वो किस पॉइंट पर हुआ है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो हियरिंग करेगा हाई कोर्ट वो उसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर करेगा, उसके अलावा और किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर नहीं होता है। बट अगेन दैट पॉइंट कि अगर वो बिलीव कर ले कि सफिशेंट रीजंस थे, या उसको ये लगता है कि इस दूसरे क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुनने पर पहले जो हमारा पॉइंट है उसको क्लियर करने में हेल्प कर सकता है, तो हम एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ भी डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द जजमेंट। यानी जब आप अपील फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट उसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर डिस्कशन की ज़रूरत है दोनों पार्टीज़ की हियरिंग होंगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि इस का जजमेंट करने के लिए हमें एक और पॉइंट भी शामिल करना पड़ेगा, तो वो एक और पॉइंट को भी क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाकर उस पर भी डिस्कशन उसमें कर सकता है और उसके बाद उसका डिसीजन फ्रेम करेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कैसे होगा, कौन सा उसमें डिसीजन लिया जाएगा। अब क्या होता है कि द हाई कोर्ट क्या करता है, ऐसे इश्यूज़ को क्लियर करता है जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं किए या जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने गलत किए। या जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं किए, कौन से इश्यूज़ क्लियर करेगा? जो एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं कर पाया, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने गलत किए। अब हियरिंग एंड डिसीजंस में यहाँ पर हाई कोर्ट में एपेलेट ट्रिब्यूनल में जिस तरह से बेंचेस थे उसी तरह से यहाँ भी बेंच ही फॉर्म किया जाता है हाई कोर्ट के जजमेंट में। तो यहाँ पर बेंच कितना होता है? एटलीस्ट 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कम से कम 2 जजेस होने चाहिए, नॉट लेस देन 2 जजेस और एटलीस्ट 2 जजेस, 2 और मोर जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के, जो आपके इस बेंच में बैठकर डिसीजन करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिस्कशन करेंगे, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग करेंगे। तो उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का जो डिसीजन होगा वही डिसीजन इसमें मान लिया जाता है। बट कई बार क्या होता है कि मेजॉरिटी नहीं आती है। अगर मेजॉरिटी नहीं आई या तो इक्वल हो गया, मेजॉरिटी नहीं आ रही है किसी भी क्वेश्चन पे, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ और जजेस को, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपार्ट फ्रॉम दैट बेंच, उनको बुलाया जाएगा और उनके सामने हियरिंग कराई जाएगी। और फिर जिन्होंने पहले केस सुना, जो एक्चुअल बेंच में जजेस बैठे थे और जो एक्स्ट्रा जजेस बाहर से बुलाए गए, उन सबका कंबाइंड डिसीजन देखकर मेजॉरिटी के साथ जो डिसीजन आएगा वही डिसीजन आपका फाइनली एप्लीकेबल माना जाएगा।
अब अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का वो कैसा होगा, बाइंडिंग होगा। उसमें सारी जजमेंट्स दी जाएंगी और कॉपी ऑफ जो जजमेंट है वो जो कोर्ट की सील होती है उसके साथ और रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के साथ असेसिंग ऑफिसर और एसएससी को भेज दी जाएंगे जिस एसएससी को उस ऑर्डर से प्रॉब्लम था, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ अपील अगेन डिस्क्रिशन पर रहेगी सुप्रीम कोर्ट के, कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके लिए कितनी फ़ीस होनी चाहिए। वो जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वही आपकी फ़ीस उसमें चार्ज कर ली जाएगी। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर अगेन वही आता है कि जहाँ पर भी आप अपील फाइल करते हो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, तो जो टैक्स है आपको असेसमेंट के साथ ही पे करना होता है। हमने पहले ही देखा कि अपील तब तक फाइल नहीं हो सकती जब तक आपने उसका टैक्स पे नहीं किया है। अगर आप टैक्स पे कर चुके हो तो ही आप अपील फाइल कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी अपील कंसिडर नहीं की जाएगी। तो 4 टाइप्स की अपील आपने देखी, अपील्स टू द कमिश्नर, अपील्स टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील्स टू द हाई कोर्ट एंड अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इन अपील्स के बाद आपके पास एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में और आता है रिविजन्स का। बिल्कुल रिविजन्स में कुछ भी नहीं है। रिविजन्स में आपको क्या करना है, अपनी इनकम, अपनी असेसमेंट को रिवाइज़ करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ, अगर आपने खुद अपना असेसमेंट किया है, एसएससी ने, उसको लगता है कि मेरे असेसमेंट में कुछ इशू रह गया है, कुछ टोटलिंग में मिस्टेक हो गई है या कोई इनकम दिखानी रह गई है, वट एवर इज़ द इशू, तो आप अपनी इनकम को रिवाइज़ करा सकते हैं, अपनी असेसमेंट को रिवाइज़ करा सकते हैं एक एप्लीकेशन देकर। इन केस असेसिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट किया है और आपको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने आपकी इनकम बहुत ज़्यादा दिखा दी है जो इतनी नहीं आनी चाहिए थी, जिस वजह से आपका टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, रिविजन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कमिश्नर्स हैं और प्रिंसिपल कमिश्नर्स हैं और जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं डिफरेंट, वो खुद ही रिविजन्स कर देती हैं जब उनको लगता है कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे कर दिए गए जो प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू थे। प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू मतलब कि रेवेन्यू को वो हार्म कर रहे थे, हमारी रेवेन्यू को कम कर रहे थे, तो ऐसे ऑर्डर्स को रिवाइज़ वो कर सकते हैं। कैसा ऑर्डर हो सकता है, एनी ऑर्डर पास देयर इन बाय द असेसिंग ऑफिसर इज़ इनकरेक्ट। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के थ्रू पास किया गया जो गलत था या जो रेवेन्यू के इंटरेस्ट में नहीं था, जिसमें एसएससी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने की, उसकी बात सुनी जाती है और उसकी इंक्वायरीज़ की जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, उसके बाद चेक करके आपका डिसीजन लिया जाता है, रिवाइज़ की जाती है। और ऑर्डर रिवाइज़ करने पर क्या होता है, तो ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर के थ्रू पास किए गए उनको हम कह रहे हैं प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू। वो कब होते हैं प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू, जहाँ पर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई, वेरिफिकेशंस नहीं की गई हैं, रिलीफ दे दी गई किसी असेसी को विदाउट इंक्वायरिंग एनी क्लेम, कोई क्लेम पे इंक्वायरी नहीं की और उसको बिना ही इंक्वायरी के क्या दे दिया गया, रिलीफ दे दिया गया, डायरेक्शंस फॉलो नहीं की गई, कहीं भी कोई भी असेसिंग ऑफिसर से या असेसी से चूक हुई हो तो रिवाइज़ किया जा सकता है ऑर्डर, तो उसी को हम रिविजन्स कहते हैं। और वो रिविजन्स के जो ऑर्डर होते हैं वो फिर पास ऑन कर दिए जाते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी और उस पर्टिकुलर एसएससी को भी जिसके लिए रिविज़न फाइल किया जा रहा है। क्लियर है? तो इसी में इस तरह से रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर्स भी होता है कि ये तो हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर लिया जहाँ पर प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू था या जो असेसिंग ऑफिसर के थ्रू असेसमेंट की गई वो इनकरेक्ट फाइल की गई, वहाँ पर हम प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के थ्रू कर देते हैं। लेकिन और भी बहुत से ऑर्डर्स होते हैं जिनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आप कहीं से भी इनकम टैक्स में जितना भी आपने अब तक पढ़ा, कोई भी ऑर्डर आप निकालें और आप ये कहें कि ये ऑर्डर दिया गया और इस ऑर्डर में ये गलत था इसलिए मैं इसको रिवाइज़ कराना चाहता हूँ, तो वो हम रिवीजन के लिए ऑर्डर वो पास ऑन कर सकते हैं। तो और एप्लीकेशन जो भी आप रिवीजन के लिए देते हैं उसके लिए आपकी कितनी फ़ीस चार्ज होती है, 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस चार्ज होती है। ठीक है। और जो रिवीजन ऑफ अदर्स और अदर ऑर्डर्स हैं वो ये कहता है कि जो सेक्शन 264 के जो ऑर्डर्स होते हैं, सेक्शन 264 किसका है, रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर्स का। तो सेक्शन 264 के जो रिविजन्स होते हैं वो फाइनल माने जाते हैं, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 264 में जो अपील्स फाइल रिविजन्स की जाती हैं उसके अंदर कोई भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते वहाँ पर। तो आपको पहले ही सोच समझ कर अपना रिवीजन कराना है और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका रिवीजन कर दिया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, अपील्स एंड रिविजन।